कुछ दिन पहले ही रुद्र प्रताप जी, अखिलेश यादव ने एक स्टेटमेंट दिया था कि यहां पर इंजन की छोड़िए, यहां पे डब्बे भी आपस में टकरा रहे। एक तो संदीप चौधरी ने कहा कि भाई राजनीति में मुद्दे लपक लिए जाते हैं। बीजेपी इसमें बड़ी स्मार्ट दिखी है, कई सारे मुद्दों को लपक ली, कई सारे आइकॉनिक फिगर को लपक ली, अंबेडकर को अपने पाले में कर ली, करने का प्रयास किया। आपको याद होगा अंबेडकर जी को लेकर के जो पंच तीर्थ बनाने का दावा करती रही बीजेपी, साथ ही साथ आप देख लीजिए सरदार पटेल को अपना बनाने का प्रयास करती हुई दिखी। आप देख लीजिए सुभाष चंद्र बोस को लेकर के बीजेपी ऐसा ही करती दिखी। पर अब जो नया राजनीति दिखाई पड़ रहा है और जो समाजवादी पार्टी की आक्रामकता दिखाई पड़ रही है, उसमें एक बात तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि समाजवादी पार्टी अब बीजेपी की तरह ही मुद्दे को लपकना सीख चुकी। मंदिर तोड़ने की बात समाजवादी पार्टी कर रही है। ये एक बड़ा चेंज मुझे दिखाई पड़ता है। जिस शंकराचार्य को समाजवादी पार्टी खुद भी मैन हैंडल कर चुकी है, लाठी बरसा चुकी है, उनके पक्ष में अपने बड़े नेताओं को भेजती है। ये एक बड़ा चेंज नजर आता है। पहले भी ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करती दिखी है समाजवादी पार्टी, लेकिन समाजवादी पार्टी कामयाब नहीं हुई है। इस बार क्या कामयाब होती दिख रही है समाजवादी पार्टी? क्योंकि समाजवादी पार्टी का जितना संतुलित बयान यूजीसी प्रकरण को लेकर के आया, वो भी समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता को कई वर्गों में काफी बड़ा करता है, काफी ऊंचा करता है। और इसलिए समाजवादी पार्टी का पूरा रुख आप देखिए विधानसभा में, आपको दिखाई पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी तमाम मुद्दों के साथ आगे दिखाई पड़ती है, एग्रेसिव दिखाई पड़ती है। और अब नई समाजवादी पार्टी कह रही है कि जो भी पीड़ित है वो पीड़ी है। क्या कहते हैं आप? पंकज जी नमस्कार, आवाज आ रही मेरी? जी जी बिल्कुल। देखिए पंकज जी, जो आपने उसका पूरा तथ्यात्मक चीजें करी और जो दोनों लोगों को हमने सुना, वो सारी बातें सही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत है, वो किसी चीज पर ज्यादा लंबे समय तक स्टैंड नहीं कर पाती है। तो वो उसकी चीजें हैं, मुद्दों को तो लपक लेती है लेकिन मुद्दों को भुना नहीं पाती है, उसको वहां तक नहीं ले जा पाती। जैसे आपने लपकने सब क्रिकेट से लिया, तो एक होता है कि आप पारी तो अच्छी शुरुआत करते हैं लेकिन बीच में ही लड़खड़ा जाते हैं और वो सेल्फ गोल की तरह कर देते हैं। और एक चीज आपने और देखा होगा कि एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जो क्रिकेट में होती है कि व्हाइट बॉल पर एक रन मिलता है, लेकिन व्हाइट बॉल पर आपको स्टैंपिंग भी करके आउट कर दिया जाता है। तो समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा ऐसा रहा होता है कि व्हाइट गेंद पर वो रन गिन रही होती है लेकिन वो स्टैंपिंग कर दी गई, उससे पता नहीं चलता। आपने देखा होगा जब पिछला चुनाव था तो समाजवादी पार्टी ने 22 के चुनाव से पहले एक बहुत अच्छी रणनीति तैयार करी थी कि ब्राह्मणों को हम लगभग 70-80 सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे, टिकट देंगे और 100 से ज्यादा परशुराम मंदिर की स्थापना करी जाएगी। और बड़े अच्छे से उसको प्लान किया गया था, उस पर तैयारी भी हुई और उसको आगे भी ले जाया गया। लेकिन वो जैसे जैसे चुनाव को नजदीक आते हैं, वो जो जो हवा होती है वो निकल जाती है। तो जब देखिए किसी भी चीज को जब तक आप अंतिम समय तक नहीं पहुंचा पाते हैं, लास्ट दिन तक उस पर आप कायम नहीं रहते हैं, तब तक राजनीति में मुद्दा भुनाया नहीं जा सकता। ये चीज कहीं ना कहीं नई जो समाजवादी पार्टी आप कह रहे हैं, जिसको अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कहिए, वो मिसिंग है। जैसे अगर आप ज्ञानेश्वर मिश्रा जी की बात कर रहे थे, तो उस समय एक बड़ा नेतृत्व था, बहुत सारे बड़े बड़े ब्राह्मण चेहरे आपको दिखाई देते थे समाजवादी पार्टी में, जो आज मिसिंग है। और अभी एक समय है, एक परिस्थिति है, सरकार विरोधी कुछ चीजों पर मौका मिला है तो समाजवादी पार्टी उसको भुना रही है। अगर आपने जैसे आपने जिक्र किया इटावा वाली घटना की, आप जिक्र कर लीजिए, या देवरिया में जो घटना हुई थी, तो वहां ब्राह्मण राजनीति को जब डेंट किया जाता है तब वो उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। और आने वाले जब चुनाव में, जब 27 में चुनाव होगा, तो क्या 27 तक इस मुद्दे के साथ रह पाएंगे? और दूसरा जो पीडीए का समीकरण है, पीडीए के फुल फॉर्म को कितनी बार आप बदलेंगे? दूसरी चीज क्या है कि जो आपका पारंपरिक वोट है, क्या उसमें सूट करेगा? अगर आप मंदिर की राजनीति कर रहे हैं और धर्म की राजनीति में आप जुड़ने जा रहे हैं, तो जिस पारंपरिक वोट को आप अपना समझते हैं कि जैसे जो मुस्लिम वोट बैंक आपके पास 20% है, वो कितना आपके साथ जाएगा, ये एक समीकरण और आपको बचाना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक चीज, जैसे जैसे आप मौके के आधार पर आप लग पकने की जो कोशिश कर रहे हैं,
वो सूट नहीं करता है। आपको एक लंबे समय के लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। और जो ब्राह्मण पारंपरिक वोट है वो तो बीजेपी का आज भी है, और बीजेपी इसको लेकर के बड़ी अस्वस्थ है। कारण क्या है कि जितने बड़े आप चेहरे देखेंगे, धर्म की राजनीति में आप बीजेपी की पिच पर खेलने जा रहे हैं, जहां बीजेपी सबसे स्ट्रांग है। अब मुक्तेश्वरानंद जी के आधार के बेस पर अगर आपको लगता है कि आप उनके कंधे पर बीजेपी का शिकार करने चले हैं, या मणिकर्णिका घाट की जो बात थी उसके र्यूमर को लेकर के आप बीजेपी के ऊपर आरोप लगा करके उसको घेर लेंगे, तो ये मुझे लग रहा है कि ये नादानी सा हो सकता है कि आप राजनीति में इतने नादान नहीं बन सकते। हाँ, कुछ इसकी आड़ में आप जनता के मुद्दे भूल जाते हैं। जैसे अभी एक सपा के विधायक ने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया कि जो पिछली साल का बजट था, क्या वो पूरा इस्तेमाल हुआ? ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जिस सवाल पर आप सरकार को घेर सकते हैं। आज अगर बजट सत्र चल रहा है तो आपको ये चीज दिखानी पड़ेगी कि जो विपक्ष है बहुत मजबूती से और बड़ी बारीकी के साथ सरकार को नजर में रखता है, उसकी चीजों को देखता है। उस मुद्दे पे आप नदारत हैं। अगर आप यूजीसी पे इस जो आप जिसको कह रहे हैं सटीक बयान दे करके, चलिए ठीक है, आप इस समय अपनी चीजों को कर सकते हैं, लेकिन क्या आप इस स्टैंड को एक साल तक आगे खींच के ले जा पाएंगे? क्योंकि चुनाव 27 में होने हैं। 27 में क्या जो आपका पारंपरिक वोट बैंक है उसके खिलाफ आप खड़े हो पाएंगे? तो ये मुझे लगता है कि अभी जल्दीबाजी है, और ये जो भ्रम की स्थिति है समाजवादी पार्टी को, उसको क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर भ्रम की स्थिति में रहेगी तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, उसकी एक ऐसी तैयारी है कि जिसमें वो व्हाइट बॉल डाल करके आपको स्टैंपिंग करा दे रही है, और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपका विकेट कब नहीं, गिर गया, और आप एक रन गिन रहे हैं। ये बात पर दूसरी तो रुद्र जी अभी मुक्तेश्वरानंद अकेले नहीं है, उनके साथ अब कई सारे शंकराचार्य जा चुके हैं उस मुद्दे पर। ये एक परेशान करने वाली बात होगी बीजेपी के लिए। यही तो मैं कह रहा हूं, बीजेपी के शासन में कैसे घुसखोर पंडित वेब सीरीज बन जाती है ये और उसका आपने देखा टीजर चल जाता है और लोग उसको लेकर के सवाल करने लगते हैं, और उस पर जो समाजवादी पार्टी का बयान होता है वो चौंकाने वाला बयान होता है। आप बहुजन समाज पार्टी के बयान को सुने तो और भी चौंकाने वाला होता है। तो दीदी को लेकर के तो कहा जाता है कि भाई वो 2007 से 12 में रही तो उनको ब्राह्मण वोट का एहसास है। ब्राह्मण वोट को लेकर के जो वो स्टैंड ले रही हैं वो तो और एक कदम आगे बढ़ करके ले रही हैं। पर सवाल यही दुबे जी उठ रहा है कि आप पर इतनी जल्दी ब्राह्मण भरोसा क्यों करे, ये सवाल तो आप पर उठ रहा है। और अभी रुद्र प्रताप जी ने कहा कि आप स्टैंड बदलते रहते हैं। पीडीए के ना जाने कितने मतलब आपने लोगों को समझा दिए हैं कि अगर किसी से पूछा जाए, मुझसे ही पूछा जाए कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कम से कम एक लाइन में जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं अगर मुझे जवाब भी देना होगा तो मैं कहूंगा ताजा मतलब पीडीए मतलब पीड़ित जो है वो पीडीए, फिर दूसरा लिखूंगा, तीसरा लिखूंगा, चौथा लिखूंगा, क्योंकि समय के हिसाब से आपके मतलब बदलते रहें। तो सवाल विश्वास का है। सवाल यह है कि क्या वाकई समाजवादी पार्टी अभी भी उस गैप को भर सकती है जो गैप बीजेपी की ताजा रणनीति की वजह से पैदा हुई। आपको लगता है कि अखिलेश यादव में वो करिश्मा है, समाजवादी पार्टी में वो करिश्मा है? ये सवाल उठ रहा है। देखिए पंकज जी, उससे पहले मैं कुछ संदीप जी ने जो बातें कही उसके बारे में जरूर बोलना चाहूंगा कि आज तक ये क्लियर केंद्र सरकार नहीं कर पाई कि वो रूस से तेल खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी। आज तक क्लियर नहीं हो पाए, जबकि इनकी जो मंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। और उधर दूसरी तरफ ट्रंप लगातार ये बोल रहे हैं कि अगर इन्होंने हमारे साथ गद्दारी की और तेल अगर रूस वगैरह से लिया तो जो 18% वाला सिस्टम है वो तुरंत बदल जाएगा, खत्म हो जाएगा। और आप देखिए दुर्भाग्य कितना इस देश का है कि हमसे सामने वाला 18 ले रहा है और हम 0 कर रहे हैं। अरे भाई, अगर बराबर नहीं कर सकते हो तो 50% तो रखो ना। लेकिन नहीं, ये सरकार की नाकामियां हैं। इस सरकार आखिरकार कहां पर हमारे देश को ले जाना चाहती है। खैर, एक ये मुद्दा। अब चूंकि उत्तर प्रदेश की बात चल रही है इसलिए हम उत्तर प्रदेश की जरूर बात करेंगे। अभी एक और राजनीतिक विश्लेषक ने बोला है कि हमारा स्टैंड क्लियर नहीं है। भैया, स्टैंड तो किसी का भी क्लियर नहीं है, लेकिन हम जो कहते हैं वो करते जरूर हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल देके अपनी बात स्टार्ट करते हैं कि जिस दिन आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस वे का शिलान्यास हुआ था,
ठीक है ना। तो उस दिन नेताजी ने पहले ये पूछा था कि ये कितने टाइम में पूरा करोगे, हमें वो डेट चाहिए, और विदिन टाइम वो चीज पूरी हुई। तो इससे बड़ी आप विश्वास अगर और क्या हम बता सकते हैं। इसलिए चूंकि 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 5 साल इनकी सरकार, यानी कि 15 साल में ब्राह्मणों ने जो झेला है, वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को इस बात पे सोचने को मजबूर करेगा कि इस बार समाजवादी ही पार्टी एक सही और अच्छा विकल्प है। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूं 24 के चुनाव में, अगर हम इटावा, छोटी सी जगह का इटावा की हम बात करते हैं, इटावा में आप देखिए ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से इस कदर से नाराज था कि उसने आंख बंद करके समाजवादी पार्टी को वोट दिया और जीता। आप सोचिए, नो डाउट इसमें एसटी समुदाय का भी योगदान है, लेकिन ब्राह्मणों का योगदान उतना ही है जितना उनका है, क्योंकि ब्राह्मणों ने सब मिलके, और ज्यादातर, पंकज जी आप राजनीति पत्रकार हैं, आपने इस चीज को सुना भी होगा कि ज्यादातर ऐसा लोग बोलते हैं कि एक पंडित, एक ब्राह्मण 4 वोट अपनी तरफ खींच सकता है, या अपनी तरफ से मतलब किसी को भी दिलवा सकता है, इतनी कुव्वत तो रखता है। तो हर पार्टी इस बात को जानती है सर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो छल लगातार किया जा रहा है। मैं एक और छोटी सी बात बता दूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं निश्चित तौर पे मेरी रिश्तेदारियां ब्राह्मणों में, कम से कम 60% मेरी ब्राह्मण की जो रिश्तेदारियां हैं वो बीजेपी से कनेक्टेड हैं। लेकिन यूजीसी के आने के बाद उसमें से भी जो 60% में कम से कम 60% लोगों ने बीजेपी से त्यागपत्र दिया, मतलब बीजेपी को छोड़ा है। इस बात के लिए छोड़ा है कि ये जब तक यूजीसी पे इनका स्टैंड क्लियर नहीं होगा, हम एक बीजेपी को तिलांजलि देते हैं। आप सोचिए, इस तरीके का जो माहौल बन रहा है वो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन तो कर रहा है कि सरकार के लिए खतरे की घंटी है। और इसीलिए अभी देखिए, बीजेपी प्रपंचवादी पार्टी भी है, प्रपंच करना इनके नस नस और खून के हर कतरे कतरे में भरा है। इसलिए आने वाले 27 में हमें जरूर सचेत रहना है कि इनके हर प्रपंच का मुकाबला करना है, क्योंकि अगर इनका प्रपंच सफल हो गया तो ये जनता को भ्रमित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, साम दाम दंड भेद ये सब अपनाएंगे। इसलिए हमें इनसे उस तरीके भी से साम दाम दंड भेद से भी लड़ना है, और जनता को ये हमेशा सचेत करते रहना है कि ये हमारी सरकार नहीं हो सकती है। क्योंकि आप ओवरऑल के सिनेरियो की बात करें, अगर आप बोलते हैं कि 80 करोड़ जनता, आप मतलब वो शब्द क्या कहें, किसी को अगर आप कुछ देते हैं तो क्या शब्द उसके लिए आप यूज करते हैं। ऐसा स्थिति बना दिया आपने कि आप बोलते हैं कि भुखमरी के कगार पे हैं। एक तरफ आप तीसरी इकोनॉमिक की संस्था देश बनना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप 80 करोड़ लोगों को भोजन 5 किलो राशन के नाम पे उनका वोट लेते हैं। अरे धिक्कार है ऐसी पार्टी पे। लेकिन आप दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी का कोई प्रवक्ता आपके चैनल पे नहीं है। कोई बात नहीं, मैसेज तो जाता रहता है, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार सिर्फ ब्राह्मण समाज नहीं, चाहे दलित समाज हो, चाहे बैकवर्ड समाज हो, आप दुबे जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी यूजीसी पर बात होने लगती है, जब भी ब्राह्मणवाद पे बात होने लगती है, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आना पसंद करते हैं। और ये एक नया चलन चला है। ये एक नया चलन चला है, और ये अब सब पार्टी पे एप्लीकेबल है। आप अभी हंस सकते हैं, आपको मौका मिला है। वही तो मैंने आपसे कहा कि राजनीति में लपकना सब जानता है, सब समझता है, कितने लंबे समय तक लपका रखेगा ये एक सवाल है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आम प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।